थैंक यू। तो हम दोबारा इधर आते हैं, हम बुक पे आते हैं और बुक पे हम दोबारा से वही वाली चीज़ पेस्ट कर देते हैं, डेटा और हेलो। अब हमने जब यहाँ पे देखा, इसको हम दोबारा रीलोड कराते हैं। अच्छा आप नोट करें 2 दफ़ा आ रहा है, इसको हम बाद में देखेंगे ये 2 दफ़ा क्यों आ रहा है, इसकी भी एक वजह है। लेकिन अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है, डेटा और ये पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट पास हुआ था और उस ऑब्जेक्ट में आपके पास क्या प्रॉपर्टी क्या आई है, डेटा, और उसकी वैल्यू क्या आई है, हेलो। इसका मतलब है कि जब भी आप कोई कंपोनेंट किसी और कंपोनेंट के अंदर पास करते हैं और आप उसको कोई भी एट्रीब्यूट देंगे, तो ये एट्रीब्यूट एक ऑब्जेक्ट बन के किसके पास जाएगा, यानी कि उसके चाइल्ड के पास जाएगा। ये बात समझ आ रही है? जैसे हम उसको थोड़ा और करते हैं, हम डेटा के आगे करते हैं डेटा 2 और हम यहाँ पे लिखते हैं वर्ल्ड, और जब हम लोग इधर आते हैं, अब आपके पास इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या पास हो गया, डेटा और बात समझ आ रही है, डेटा और डेटा 2, तो हेलो वर्ल्ड वर्ल्ड। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डेटा को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे डेटा को पहुंचा सकते हैं। अब लेकिन सवाल ये उठता है, इस डेटा को मैं यूज कैसे करूं, सही है। ये प्रॉप्स जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन आपने एक बात नोट की कि ये आपने जब इसको कुछ भी पास किया तो भी क्या ऑब्जेक्ट था। अच्छा फंक्शन में ऐसा पॉसिबल है, नॉर्मल फंक्शन कि आपने उसको कुछ भी पास नहीं किया और फिर भी वो आपको क्या रिटर्न मिल रहा है, ऑब्जेक्ट। क्या फंक्शन में ऐसा पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। तो इसका मतलब है कि ये रिएक्ट बाय डिफॉल्ट इसको क्या भेजती है, ऑब्जेक्ट। अगर आप उसको कुछ नहीं भी भेजेंगे तो वो एक खाली ऑब्जेक्ट भेज देंगे, और अगर आप कुछ भेजेंगे तो वो प्रॉपर्टी और वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी। बात समझ आ रही है? तो अब आप मुझे बताएंगे ऑब्जेक्ट आप सबको याद है, ऑब्जेक्ट सबको याद है, ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी डेटा टाइप आ सकती है। अब देखिए दोबारा से आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट पे आ गए। ये सवाल जावास्क्रिप्ट का है, सवाल रिएक्ट का नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर आप किस तरह का डेटा टाइप सेव कर सकते हैं। हमने इसका एग्जांपल्स देखे थे, इसमें किस किस तरह का डेटा आ सकता है, सारे ही आ सकते हैं। हर किस्म का डेटा टाइप इसमें सेव हो सकता है, तो नंबर हो, स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो और कुछ भी हो। तो इसको जरा हम चेक करते हैं ये कैसे मुमकिन है। अगर ये जावास्क्रिप्ट में पॉसिबल है तो ये रिएक्ट में भी लाजमी पॉसिबल होगा। इस हेलो को मैं मिटाता हूं और उसको मैं क्या बना देता हूं, ऑब्जेक्ट। मैंने इसको एक ऑब्जेक्ट पास किया है, तो ये मुझे क्या दे रहा है, ये किसी को समझ आ रही है क्या, वो क्या आपसे क्या पूछ रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेड है, कर्ली ब्रैकेट। लेकिन कर्ली ब्रैकेट तो हमने ऑलरेडी लगाया हुआ है। जब हम कल लास्ट टाइम बल्कि हम ये पढ़ रहे थे कि सीएसएस जब हम लगा रहे थे, तो सीएसएस लगाते वक्त किसी ने पूछा था कि हम लोग इनलाइन सीएसएस लगा सकते हैं। जब वो इनलाइन सीएसएस लगाने हम गए तो हमने स्टाइल का टैग लगाया, एट्रीब्यूट जैसे हम लगाते थे। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि अब क्योंकि ये कौन सी फाइल है, JSX, तो JSX के अंदर जब आप HTML शुरू करते हैं तो रिएक्ट को समझ आती है कि अब आप क्या लिख रहे हैं, HTML लिख रहे हैं। जब HTML स्टार्ट होती है, अब HTML के बीच में अगर आपको जावास्क्रिप्ट देनी है तो मैंने आपको कहा था कि अब रिएक्ट को समझ में नहीं आती कि ये HTML है या जावास्क्रिप्ट, तो वो उसको क्या समझ बैठता है, HTML। हमने किया था कि आपने एक ऑब्जेक्ट बना के टैग के बीच में लिख दिया था, तो उसने एज इट इज वो टैग HTML में दिखा दिया था। लेकिन अगर आप उसको एक दफा ऑब्जेक्ट देते हैं, किसके अंदर, जब आप कहाँ खड़े हैं, HTML में, HTML में, ये बात समझिए, कहाँ खड़े हैं आप, HTML में। तो मैंने कहा था कि जब आप HTML के अंदर किस क्या लिखनी है आपको, अब इसका क्या मतलब है, ये जो ऑब्जेक्ट है
ऑब्जेक्ट HTML में होता है या जावास्क्रिप्ट में? जावास्क्रिप्ट में होता है। तो ये खुद कौन है? HTML। तो आप HTML में क्या लिखना चाह रहे हैं? जावास्क्रिप्ट। तो आपको पहले रिएक्ट को बताना है कि आप HTML में क्या लिखना चाह रहे हैं? जावास्क्रिप्ट। उसके लिए जो ब्लू वाला आपको ब्रैकेट दिख रहा है, ये बेसिकली इसको रिएक्ट को बता रहा है कि ये हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं। उसके बाद आपने जो येलो वाला वो आपने ब्रैकेट बनाई, ये बेसिकली मेन ऑब्जेक्ट है। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि जब हमने पहले इसमें स्ट्रिंग लिखा था तो हमने ब्रैकेट ही लगाया था, हालांकि स्ट्रिंग भी किसका डेटा टाइप है? जावास्क्रिप्ट का ना। जावास्क्रिप्ट में कुछ पढ़ के आया नहीं पढ़ के आया? स्ट्रिंग किसका डेटा टाइप है? तो जब ये जावास्क्रिप्ट का डेटा टाइप है तो उसके ऊपर भी तो ब्रैकेट होने चाहिए थे ब्लू वाले पहले, क्योंकि आप HTML में क्या लिख रहे हो? तो इस पे क्यों नहीं है? किसी को उसका रीजन पता है? अगर मैंने इस पे ब्रैकेट लगा भी दिए ब्लू वाले कहने के पहले, तो अब भी कोई एरर है? नहीं है। इसका मतलब है कि जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है वो HTML भी समझता है। आप अगर खुद जाके कहीं पे लिखते हैं, div का टैग बनाते हैं, उसके बीच में लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, तो वो हेलो वर्ल्ड दिखता है। इसका मतलब है HTML सिर्फ किस डेटा टाइप को समझ सकता है? स्ट्रिंग डेटा टाइप को समझ सकता है। तो आपने स्ट्रिंग डेटा टाइप जब आप पास कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप ये लगाएं, लेकिन मैं एक सलाह देता हूँ कि भाई वो चीज करो या वो काम करो जो सब में यकसा, हर चीज के लिए एक जैसा। तो आप इस चीज को बस दिमाग में रख लें कि जब भी मुझे जावास्क्रिप्ट लगानी है, भले वो स्ट्रिंग देना है, नंबर देना है, कुछ भी देना है, तो मुझे क्या लगाना चाहिए? कर्ली ब्रेसेस। और दिमाग में आपने ये रखना है कि मैं HTML में खड़ा हूँ और मैं उसको क्या पास कर रहा हूँ? जावास्क्रिप्ट। बात समझ आई? इवन अगर आप इसको देखेंगे तो ये सिर्फ स्ट्रिंग के चक्कर में, ये स्ट्रिंग को सिर्फ बोलता है कि आपको ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है। इवन अगर आप यहाँ पे मिटा के लिख देंगे 25 तो भी ये क्या देगा? एरर देगा, क्योंकि ये HTML नंबर सिस्टम को नहीं जानता। HTML को पता ही नहीं है कि कोई नंबर सिस्टम नाम की भी कोई चीज है। तो अगर आप नंबर भी पास करेंगे तो आपको क्या देना पड़ेगा? ब्रैकेट। क्योंकि ब्रैकेट आपको हर उस वक्त देना है जब आप क्या लिखना चाह रहे हैं? जावास्क्रिप्ट। और ये सारी डेटा टाइप्स भी क्या है? जावास्क्रिप्ट है। तो हम बात कर रहे थे पहले, चलें एक काम करते हैं, हम इसको देते हैं एरे, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट ना बड़ा अजीब सी कहानी रहती है। तो हमने इसको क्या पास किया? एरे। एरे में मैंने कुछ एलिमेंट्स दिए। अब जरा हम कंसोल लॉग में देखते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है इधर। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास वो ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट कहां से आया? ये ऑब्जेक्ट डेटा तो ऑब्जेक्ट के अंदर है ना। ये ऑब्जेक्ट कहां से आया? प्रॉप्स। जो आपके पास प्रॉप्स पास हुआ था वो क्या चीज है? ये ऑब्जेक्ट है। वो ये प्रॉप्स मैंने कहां पास किया है? बुक में। ये रहा, ये दिख रहा है आपको? इसका मतलब है जो भी कंपोनेंट जो चीज रिसीव करता है, यानी कि प्रॉप्स। अच्छा, आपको अगर किसी को थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट आती है तो वो ये बात समझ रहे होंगे कि इधर प्रॉप्स लिखना लाजमी नहीं था। आप मैं ये भी लिख दूं पेरेंट डेटा, मैंने एक खुद से वेरिएबल बना दिया, और मैं यहाँ पे इसको कंसोल लॉग करा दूं पेरेंट डेटा, तो भी ये चलेगा। उसकी वजह क्या है कि ये जो नाम है ये सिर्फ एक वेरिएबल है जो आप इसको यहाँ पे पास करते हैं और आप फंक्शन बॉडी में इसको इस्तेमाल करते हैं। ये बात याद है आपको? तो ये जो चीज है ये जस्ट एक नाम है, लेकिन आपको मैं वो बात बता रहा हूँ जो कि स्टैंडर्ड है। जो आप अगर किसी कंपनी का कोड वगैरह देखेंगे तो उसके अंदर यहाँ पे क्या इस्तेमाल होता है? प्रॉप्स। ये बताने के लिए कि ये क्या चीज है? प्रॉप्स। और ये प्रॉप्स हमेशा एक खाली क्या आता है? ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट में अगर आपने कोई ना कोई इसको डेटा पास करना है तो आप क्या दे सकते हैं? यहाँ पे एट्रीब्यूट पास कर सकते हैं। इस एट्रीब्यूट की कुछ भी हो सकती है और इस एट्रीब्यूट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब जैसे मैं इसको लिख देता हूँ कुछ भी, और इसको भी हम पास कर देते हैं कुछ भी, ठीक है। अब हम जरा देखते हैं कि इसके पास क्या आया। इसको हमने रीलोड किया, हमने देखा तो आया कुछ भी और कुछ भी। तो आप इसको कुछ भी पास करेंगे, ये
कुछ भी आपको दिखा देगा। लेकिन याद रखने वाली बात ये है कि किसके अंदर आएंगी, ऑब्जेक्ट। ये बात याद रखने वाली क्यों है, वो इसलिए कि अगर आप बुक में अंदर जाके अब आप बोलोगे यार मुझे तो मैंने यहाँ पे कुछ भी पास किया है तो मुझे यहाँ बुक डॉट जेएस में क्या रिसीव होगा, कुछ भी। तो अगर आप यहाँ पे लिख देते हो कुछ भी और आप इधर आते हो तो आपको एक बड़ा सा एरर दिखाता है, कहता है कि कुछ भी इज नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों होगा, नहीं थोड़ी देर पहले तो दिख रहा था कि कुछ भी था। क्योंकि कुछ भी किसके अंदर आता है, ये किसके अंदर आता है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। और वो ऑब्जेक्ट मुझे कहाँ मिलता है, प्रॉप्स। तो अगर किसी को थोड़ा बहुत याद हो, थोड़ा मेमोरी में आपको हो कि ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी होती है तो हम उसको कैसे निकालते हैं, प्रॉप्स डॉट कुछ भी। और अब अगर हम लोग इसके कंसोल में जाएंगे तो आपको वही दिख गया, कुछ भी। लेकिन अब आपने एक चीज नोट की कि मैंने जब लिखा कंसोल करवाया प्रॉप्स डॉट कुछ भी, तो आपने देखा यहाँ के ऊपर जो वो आपका ऑब्जेक्ट था वो गायब हो गया। क्योंकि अब आप सिर्फ वो चीज कंसोल करवा रहे हैं जो कि उसके अंदर आई है। ये बात सबको याद है। वैसे मैं सारी पुरानी चीजें रिपीट करवा रहा हूँ, इसमें कुछ भी नया नहीं है। एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को आप कैसे शो कराते हैं। अगर आप थोड़ा सा इसको सोचें कि ये जावास्क्रिप्ट का वही लेक्चर है जब हम लोग ऑब्जेक्ट को पहली दफा देखा था। एक ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने नेम की प्रॉपर्टी बनाई थी और मैंने लिखा था भाई इस ऑब्जेक्ट का नाम है एबीसी, तो अब ये मुझे नेम चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एबीसी डॉट नेम। इसी तरीके से प्रॉप्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या रिसीव हो रहा है, कुछ भी। तो इसको अगर मुझे कुछ भी चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, प्रॉप्स डॉट। बात समझ आई? हमारी कोई वीडियो देखेगा वो बोलेगा पता नहीं कैसे पागल हो गए, कुछ भी चल रहा है कब से। खैर, तो प्रॉप्स, अब इसमें पता है ये सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन अच्छे खासे जो प्रोग्रामर्स होते हैं ना, जब ये थोड़ा सा, अभी तो आपका एक ही कंपोनेंट है और आप उस कंपोनेंट में एक ही प्रॉपर्टी पास कर रहे हैं। जब ये ढेरों कंपोनेंट्स और उसके बाद ढेरों प्रॉपर्टीज पास होना शुरू होती हैं तो अच्छे खासे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सही है, तो उनको ये याद नहीं रहता है कि प्रॉप्स के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी कैसे निकालनी है। तो अब इसके बहुत ज्यादा तरीके हैं। एक तो सिंपल यही है कि आप प्रॉप्स को इंपोर्ट करें और प्रॉप्स डॉट कुछ भी कर दें जो भी आपको चाहिए। दूसरा एक तरीका है जिसको हम कहते हैं डीस्ट्रक्चरिंग। आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि मुझे क्या रिसीव होगा, ऑब्जेक्ट, और आपको पता है कि आपने क्या पास किया हुआ है। अच्छा एक बात याद रखें, जो मुझे यहाँ पे नहीं भाई, जो मुझे चीज यहाँ पे रिसीव हो रही है ना, ये प्रॉप्स के अंदर प्रॉप्स डॉट कुछ भी जो मैंने यहाँ पे लिखा था, ये बड़ा अच्छा सवाल है, सही जगह याद आया। अब सवाल ये बनता है कि ये प्रॉप्स डॉट हेलो होगा या प्रॉप्स डॉट कुछ भी होगा। अब ये अच्छा, इसको थोड़ा और इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं, इसको मिटाते हैं, ये अजीब सा हो गया। यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट माई वैल्यू हेलो, अब ज्यादा अच्छा हुआ। अच्छा ये तो आपको समझ आ रही है क्या चीज है, एक सिंपल वेरिएबल है माई वैल्यू, नाम उसका मैंने रखा है, उसके अंदर क्या सेव हुआ है, हेलो। अब पहला सवाल, अगर हम इसके चाइल्ड कंपोनेंट होंगे कौन है, बुक। जब हम बुक के अंदर जाएंगे तो जो हमारे पास प्रॉप्स आ रहा है वो प्रॉप्स डॉट कुछ भी होगा या प्रॉप्स डॉट माई वैल्यू होगा। पहला सवाल, ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होती है क्या की, एक होती है क्या वैल्यू। अगर आपको कोई वैल्यू चाहिए होती है तो आप किसको हिट करते हो, की को। सही है, जैसे कि आपका लिखा हुआ है नेम कॉलन सोफा, तो आप कहते हो उस ऑब्जेक्ट का नाम डॉट नेम। आप डॉट सोफा नहीं लिखते, क्या लिखते हो, डॉट नेम। क्योंकि की इसलिए तो दी है कि आप इस डेटा को पहचानो। आपको ये नहीं पता होता है कि उसकी वैल्यू क्या है, लेकिन आपको ये पता होता है कि उसकी
की क्या है। जैसे कि अगर आपके पास 10 स्टूडेंट है, अब 10 स्टूडेंट के नाम तो मुख्तलिफ होंगे ना, लेकिन मैंने जिस ऑब्जेक्ट के अंदर सेव करवाया होगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। जैसे सबकी प्रॉपर्टी क्या होगी, नेम। बात समझ लिया, उस नेम की वैल्यू सबकी अलग अलग होगी, इनका नाम अलग से हुआ होगा, इनका अलग, इनका अलग, इनका अलग। लेकिन मैं जब उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगा, जैसे कि स्टूडेंट्स, उस ऑब्जेक्ट का फर्स्ट नाम क्या है, स्टूडेंट, तो मुझे एक बच्चे का नाम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट डॉट नेम। बात समझ रहे हैं, डॉट नेम। अब जब मैं डॉट नेम करूंगा तो उसके वैल्यू जो सेव हुई होगी वो मेरे पास उनके आ जाएगी। इसी तरीके से ये की जो है ना, ये की, इसको याद रखें कि वहां पे आपको प्रॉप्स पे जो ऑब्जेक्ट के अंदर मिलती है वो क्या है, की, और उसकी वैल्यू क्या होगी, माय वैल्यू। अब सवाल ये उठता है, जब मैं करूंगा प्रॉप्स डॉट कुछ भी, तो मेरे पास प्रिंट क्या होगा, क्या प्रिंट होगा, इसको क्या हो रहा है, ये पुरानी टीवियों की तरह मसला हो गया इसका। हाँ, ये पहले होता था, टीवी के साथ होता था। चलो सही है, हमने इसको रिलोड किया, ये आपके पास क्या आया, हेलो, क्योंकि वो आपकी वैल्यू आई, क्योंकि वेरिएबल खुद कुछ नहीं होता। ये बात आपको याद है, एक वेरिएबल खुद कुछ नहीं होता, उसके अंदर जो डेटा सेव हुआ है उसकी इंपॉर्टेंस है। आप वेरिएबल का नाम x y z a b c d कुछ भी लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके अंदर जो डेटा है वो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात समझ आ रही है आपको? तो इस पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू क्या है। आपको बस ये याद रखना है कि जब आप कोई एट्रीब्यूट पास कर रहे हैं और उसकी वैल्यू पास कर रहे हैं, तो ये उसकी की है और ये उसकी वैल्यू है। बात समझ आ रही है? तो आपको ये वाली वैल्यू चाहिए तो आपको क्या हिट करना पड़ेगा, की को, और इसका की का नाम क्या है, कुछ भी। लेकिन जब इसको आप हिट करेंगे तो आपको माय वैल्यू नहीं दिखाएगा। उसकी वजह क्या है कि माय वैल्यू क्या है, वेरिएबल है, और जावास्क्रिप्ट में आपको तो ये माय वैल्यू दिख रहा है, आप जब अपनी आंखों से इसको देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है, माय वैल्यू। लेकिन जावास्क्रिप्ट जब उसको पढ़ता हुआ आता है ना, उसको वेरिएबल का नाम दिखता ही नहीं है। जावास्क्रिप्ट को वेरिएबल का नाम नहीं दिखता, उसको क्या दिखता है, उसके अंदर क्या सेव हुआ है। इसका मतलब है आप अपनी नजर को भी ना थोड़ा प्रोग्रामिंग की नजर की तरह इसको देखें। इसका क्या मतलब है कि जब वो पढ़ता हुआ आएगा, उसको जब माय वैल्यू दिखेगा, तो वो माय वैल्यू एक वेरिएबल है, तो वो माय वैल्यू पढ़ता ही नहीं है, बल्कि वो उसकी जगह रिप्लेस क्या कर देता है, हेलो। अब वो क्या पढ़ रहा है, बेसिकली कुछ भी बराबर है किसके, हेलो के। इसको जरा अपने दिमाग में गौर से रखें, क्योंकि ये आगे चल के मसला होगा। आपको अभी से बता रहा हूँ, ये बड़ा अच्छा खासा मसला होगा। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको props डॉट माय वैल्यू लिखना है, props डॉट कुछ भी लिखना है, या props डॉट हेलो लिखना है। बहुत सारे बच्चे इवन अच्छे खासे जो प्रोग्रामर्स मैंने देखे हैं, वो गलती क्या कर देते हैं, वो props डॉट माय वैल्यू लिख देते हैं, यानी कि इसका नाम लिख देते हैं। क्योंकि वो इतनी ज्यादा कोड हो जाता है, इतना कुछ हो जाता है कि बंदे का दिमाग काम नहीं करता। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि ये वेरिएबल है, ये उसकी की है, ये उस वेरिएबल की वैल्यू है, आपको कोई भी गलती नहीं होगी। अच्छा, जिन बच्चों को जावास्क्रिप्ट का थोड़ा याद नहीं है, बेसिकली अगर आप इसको गौर से देखें तो हम बेसिकली यही काम कर रहे हैं। तो हमने एक फंक्शन बनाया, उसका नाम क्या रखा, ABC। उसमें हम पैरामीटर रिक्वायर कर रहे हैं, उसका नाम क्या है, प्रॉप्स। और फंक्शन बॉडी में क्या हो रहा है, और क्या कौन सा लॉग हो रहा है, प्रॉप्स। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ ABC, और उसमें पास क्या कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट। मैंने इसको ऑब्जेक्ट पास किया तो नीचे कौन सा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। आपको जो ये प्रॉपर्टी आपका प्रॉप्स का सारा काम हुआ था, बेसिकली यही है, एग्जैक्ट सेम, कोई फर्क नहीं। सिर्फ फर्क आपको कहाँ पे महसूस हुआ, एक तो फंक्शन कॉल कराते वक्त, अभी हम फंक्शन को कैसे कॉल करा रहे हैं, ABC पैरेंथेसिस, और वहां पे हम कैसे कॉल कराते हैं फंक्शन को, टैग बना के। यहाँ पे हम फंक्शन को डेटा पास कैसे करते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर,
यहाँ पे हम डेटा कैसे पास करते हैं, एक एट्रीब्यूट देके। उसकी वजह क्या है कि हमने इस फंक्शन को क्या बना दिया है, एक HTML का टैग बना दिया है, क्योंकि ये कंपोनेंट है, सही है। तो ये चीज सारी ऐसे है, ये हमारी प्रॉप्स है। अब इसका बेसिक मकसद क्या था कि हमें पेरेंट से डेटा भेजना है किसके पास, चाइल्ड के पास। ऐसा क्यों है, हमें ऐसी जरूरत क्यों पड़ती है कि हमें पेरेंट से डेटा भेजना पड़ रहा है चाइल्ड के पास? क्योंकि ज्यादातर जो प्रोसेसिंग है वो एक कंपोनेंट के पास होती है। ज्यादा जो मतलब डेटा आ रहा है जा रहा है, सर्वर से डेटा आ रहा है, वो हमेशा एक कंपोनेंट करता है, वो फिर वो अपने चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड की तरफ डेटा फेंक देता है, और वो कंपोनेंट जो छोटे मोटे वाले हैं वो उसको रिप्रोसेस करके अब डेटा दिखा देते हैं। बात समझ आ रही है? क्योंकि आप खुद सोचे मसला क्या है कि आप फर्ज करेंगे मेरे पास book.js है, book.js का page.js एक और चाइल्ड कंपोनेंट है। अब मैंने page.js में मैंने डेटा मंगा लिया सर्वर से, क्योंकि मुझे पेज में दिखाना था, तो मैंने पेज पे दिखा दिया, मैंने मंगवा लिया। लेकिन अब क्योंकि मैंने पेज पे मंगवाया है, लेकिन अब मुझे किसी भी वजह से डेटा चाहिए ऐप में, तो अब मसला हो जाता है। मसला क्यों होता है? क्योंकि आप पेरेंट से चाइल्ड की तरफ डेटा भेज सकते हैं, लेकिन चाइल्ड से पेरेंट की तरफ डेटा नहीं भेज सकते। उसके खैर अलग हमारे तरीकेकार हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन नॉर्मली ये साइकिल नहीं होता। आप हमेशा डेटा फ्लो कैसे होता है, पेरेंट टू चाइल्ड, फिर चाइल्ड टू ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है। यानी कि अबव से लोअर लेवल पे डेटा आता है। बात समझ आ रही है? फ्लो चार्ट देखा है किसी ने? फ्लो चार्ट खैर छोड़ दो। डिसीजन ट्री देखा है किसी ने? डिसीजन ट्री देखा था हमने यार। डिसीजन ट्री में डेटा कैसे फ्लो होता है, पेरेंट से डेटा आता है, फिर उसका चाइल्ड, फिर उसका चाइल्ड, फिर उसका चाइल्ड, आगे जितना वो चलता चला जाता है। बात समझ आ रही है? तो ये हमारे पास आ गया प्रॉप्स। हमने बुक में डेटा मंगवाया, लेकिन अभी उस डेटा से हमने कोई खास फनकारी की नहीं, तो उस डेटा से हम कुछ फनकारी करके देखते हैं। अब उस डेटा से हम क्या फनकारी कर सकते हैं, जैसे कि अब इसको मैंने पास किया एक एरे, ठीक है। अब कुछ भी को हम कुछ डेटा कह देते हैं, थोड़ा इसका ना अच्छा लगे। अच्छा, मैं इसको आपको डीस्ट्रक्चरिंग भी बता रहा था। अब ये डीस्ट्रक्चरिंग जिसको याद रखनी है रख ले, वरना जिसको याद नहीं रह रहा वो ये वाला सिंटैक्स इस्तेमाल कर ले। बात समझ आ रही है? कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ प्रोग्रामर्स के अंदर ना होता है यार इतना ज़्यादा कोड मुझे नहीं करना, प्रॉप्स डॉट ये, प्रॉप्स डॉट वो, प्रॉप्स डॉट फलाना, प्रॉप्स डॉट ढिमकाना, वो कहते हैं यार ये मुझे नहीं करना। तो वो लोग इसको करते हैं ऑब्जेक्ट की डीस्ट्रक्चरिंग। क्या कहते हैं? डीस्ट्रक्चरिंग। डीस्ट्रक्चरिंग का मतलब है कि बेसिकली ऑब्जेक्ट को ब्रेक करना, सही है, उसको ओपन करना। तो हम क्या कर लेते हैं कि मुझे पता है कि मुझे क्या रिसीव होगा, एक ऑब्जेक्ट, और मुझे ये भी पता है कि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आएगी जिसका नाम क्या होगा, डेटा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, डेटा। तो ये जो मैंने लिखा था प्रॉप्स डॉट डेटा, क्योंकि अब मुझे क्या लिखना पड़ता, प्रॉप्स डॉट, उसकी जगह पे मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, सिर्फ डेटा। तो यहाँ पे मेरे पास मेरा एरे आ गया। इसको हम कहते हैं डीस्ट्रक्चरिंग। आपने प्रॉप्स को खत्म कर दिया, अब आपको प्रॉप्स लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा इसका एक तरीका होता है, हम कहते हैं यार प्रॉप्स लिख लो, थोड़ा याद रहेगा कि इधर प्रॉप्स नाम की भी कोई चीज़ थी, लेकिन हम कहते हैं यार ये मैं बार बार काम तो नहीं करूँगा ना। फिर हम इसको कहते हैं कि अच्छा तुम एक काम कर लो, तुम यहाँ पे डेटा लिखो और उसको बराबर कर दो किसके, प्रॉप्स के। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रॉप्स लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं, डेटा। तो आपके पास आपकी वाली जो वेरिएबल है वो आपके पास नीचे आ जाता है। ये बात समझ आ रही है? तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि इसको ब्रेक करना है, और उसमें जो वेरिएबल हमारे पास आ रहा है उसका एक नया वेरिएबल बना के नीचे पास कर दे। आपने देखा कि इसमें जब मैंने कॉन्स्ट लिखा था तो उसने एरर दिया, उसने एरर इसलिए दिया, उसने बोला कि ये नया वेरिएबल है, डेटा का कोई भी यहाँ पे और चीज है, तो ये डेटा को नहीं जानता। तो वो कह रहा था कि इस डेटा को आपको नाम देना पड़ेगा कि ये क्या है, तो मैंने उसको बोल दिया भाई ये एक नया वेरिएबल है। अच्छा, रिएक्ट के अंदर हमने कंसोल में देखा था कि आप बाहर लिखें ना लिखें वो वेरिएबल बना देता है, ये बात हमने देखी। लेकिन अगर आप यही काम रिएक्ट में करेंगे तो रिएक्ट इसको एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे कि मैं इसको कहता हूँ my num it is equals to 25, तो ये चीज यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। अब हमेशा 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 इसके आगे क्या देंगे,
कॉन्स्ट जरूरी नहीं है, ये आपके उस पर डिपेंड करता है, आप इसको वार दे सकते हैं। सही है। कॉन्स्ट आप तब देते हैं जब मुझे पता है कि मैं इस डेटा को चेंज नहीं करूंगा। ये बात आपको पता है? तो ये हो गया। अब जरा प्रॉप्स को थोड़ा और देखते हैं। अब जो हम कॉन्सेप्ट बेसिकली जिसकी तरफ थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं वो है प्रॉप्स ड्रिलिंग। क्या है? प्रॉप्स ड्रिलिंग। प्रॉप्स ड्रिलिंग बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। इस वक्त हमारे पास ये छोटा वाला कंपोनेंट कितने हैं? एक ही है, उसका नाम क्या है? बुक। हम एक और कंपोनेंट बना लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं ब्रदर बुक। सही है? हाँ, जरूरी नहीं है, आप JS की भी बनाएंगे काम करेगा, लेकिन मसला क्या होता है कि जब आप इसमें HTML लिखने जाते हैं ना, तो आपके टैग्स वो डायरेक्टली नहीं बना के देता, वो थोड़े मसले करता है। जैसे अगर आप इसको JSX करेंगे तो आपको HTML डायरेक्टली बना के देगा। जैसे कि अब बुक है, अब इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ div, तो देखिए उसने div नहीं बनाया। अगर आप इसको बदल के कर दें JSX, ठीक है, और आप इसको जिसके मिटा के आप कुछ भी कर लें div, तो div का टैग बन गया, क्योंकि VS कोड JSX को जानता है, उसको पता है कि अगर आपने JSX की एक्सटेंशन दे दी यानी .jsx लिखा तो ये क्या चीज़ है? रिएक्ट है। तो रिएक्ट के अंदर उसको पता है कि HTML का कोड हो सकता है। जब आपने लिखा ना .js, तो VS कोड बोलेगा कि भाई इसमें HTML तो हो ही नहीं सकती, तो वो आपको HTML की सजेशन नहीं देता। इसका प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका रिएक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक है आपके VS कोड से। लेकिन हम तो आलसी लोग हैं, कौन बार बार div का वो लेस देन बनाए, div लिखे फिर ग्रेटर देन बनाए, उससे अच्छा हम क्या लिखते थे? .jsx, ताकि VS कोड समझ जाए कि क्या चीज़ है, JSX है, और मुझे वो HTML की लाइनें खुद बताना शुरू कर दे। और ना सिर्फ लाइनें बताए, लेकिन आप लोगों को शायद ये भी पता होगा कि ये वाला काम भी हो जाता है, सारा का सारा कोड बन गया। तो अब ये क्यों हम लोग मेहनत करें? इस वजह से ये वक्त आपके ऊपर है, आप इसको करें ना करें। तो खैर हमारी इनिशियल पोजीशन पे आ गया। अब हम जा रहे हैं, हमने एक नया कंपोनेंट बनाया, उसका नाम क्या है? ब्रदर बुक। इसका मुझे कंपोनेंट बनाने के लिए सिंपल RFC लिखना पड़ेगा, और इसके बाद मेरा सारा कंपोनेंट रेडी। तो हमारे पास एक ब्रदर है, एक सिस्टर को भी ले आता है। तो मैंने RFC किया और मेरे पास कंपोनेंट रेडी हो गया। अब यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ कंपोनेंट के अंदर ही। किसके अंदर? अच्छा, हम मेन डायरेक्टरी किसके अंदर है? SRC के अंदर है। ये बात याद है? अभी तक आपने देखा कि हमने क्लास शुरू हुई है, हम किसी और फोल्डर में नहीं गए, अब डायरेक्टली किसमें काम कर रहे हैं? रिएक्ट हमेशा SRC के अंदर ज़्यादा चलती है। तो कंपोनेंट्स के अंदर हमने एक नई बनाई, हम बोलते हैं चाइल्ड बुक। सही, एक फोल्डर बनाया हमने, उसका नाम क्या रखा? अगर आप इस फोल्डर को देखना चाहते हैं तो शौक से देखें। ये हमारा कंपोनेंट्स का फोल्डर, इस कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर है वो हमारे पास एक तो बुक का कंपोनेंट है, एक ब्रदर बुक है और एक सिस्टर बुक है, और एक हमारे पास फोल्डर है जिसका फोल्डर का नाम क्या है? चाइल्ड बुक। इस चाइल्ड बुक के अंदर हम लोग एक नया बनाते हैं, हम उसको बोलते हैं बुक चाइल्ड डॉट JSX, और मैंने इसको क्या बना दिया? RFC। बिल्कुल सही, पूरा खानदान बना लिया। तो हमारे पास बुक डॉट JSX है। अच्छा, बुक डॉट JSX किसके अंदर इंपोर्ट हुआ था? ऐप डॉट JS के अंदर। लेकिन एक सवाल उठता है कि ये कंपोनेंट और ये प्रॉप्स क्यों है, मतलब ये फनकारी है क्यों? इसका मेन मकसद क्या है, इसका मेन फायदा क्या है? इस तरह हमने इस तरह चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो पहले उसका थोड़ा सा एक डेमो देख लेते हैं कि ऐसा है क्यों। फर्स्ट करेंगे, आपने एक कंपोनेंट बनाया, उसका नाम क्या रखा है? बुक। यहां पे आप फर्स्ट करेंगे, उसको एक डेटा पास करते हैं, डेटा देते हैं क्या? हेडिंग। सही है, और हेडिंग में आप इसको कहते हैं दिस इज अ हेडिंग, और आप यहाँ पे इसको कहते हैं कि भाई ये सारा इसको सिंप्लीफाई करते हैं,
मैं कहता हूँ कि भाई जो भी तुम्हें डेटा आए उसको किसके अंदर रैप करो। डॉट क्या होगा? हेडिंग, क्योंकि यहाँ पे मैंने की क्या दी है, इसके अंदर क्या पास हो रहा है, इस स्ट्रिंग पास हो रही है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्रॉप्स डॉट, क्या ये चलेगा? कौन कौन क्या चलेगा? चलेगा, मतलब चलने का मतलब है कि प्रॉप्स डॉट हेडिंग की जगह आपका दिस इज हेडिंग लिख के आ जाएगा, वो किसके अंदर लिखा आएगा, h1 के अंदर, सही है। और कौन कह रहा है नहीं चलेगा? बाकी बीच वाले क्या कह रहे हैं? बीच वाले में खतरनाक पोजीशन है, ये होता है एक तरफ वो अगर वैसे इलीगल है यहाँ पे, सही है। तो प्रॉप्स डॉट हेडिंग, अरे तुम्हें समझ में नहीं आती, हाँ बोल दिया करो, नहीं है हाँ है, तुक्का मार लिया करो, चलेगा। देखो देखो इससे पता है क्या होता है, जब आप ना हाँ बोलते हो ना वो बोलते हो, आपको जो टीचर होता है ना उसको ये इंप्रेशन आता है इसको कुछ नहीं पढ़ेगी, तो एक नेचुरली आपका फिर उस बच्चे पे फिर ज़्यादा ध्यान नहीं होता, आपको ये फील होने लग जाता है यार ये तो बस है नहीं बैठने आया है, तो बैठा रहे, मेरा कौन सा पेट्रोल जल रहा है, सही है। तो हाँ ये अब प्रॉब्लम ये, अब मुझे पता है कुछ बच्चे डरते हैं कि मैं काउंटर क्वेश्चन कर दूंगा, अच्छा आपने नो बोला क्यों नो बोला, किसी ने बोल दिया हाँ तो मैं क्यों हाँ बोला, मुझे पता है थोड़ा बहुत डर लगता है, लेकिन कॉन्फिडेंस कब लाओगे भाई, सही है। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सही है। यहाँ पे एक बच्चा है सब जानते हैं उसको, उसका आंसर सही हो गलत हो बोलता है ये, सही। तो थोड़ी है ये बात कि कम से कम थोड़ा ना बंदे को सोचना चाहिए कि सही है गलत, लेकिन कॉन्फिडेंस एक अच्छी बात है, ठीक है। तो आपको यहाँ तो कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर ले जाता है, यहाँ बहुत नीचे ले जाता है, दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन एक चांस तो है ना, एक 50% चांस तो है कि आप ऊपर पहुँचोगे, लेकिन अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना तो आप फिर हिले ही नहीं, आप तो एक जगह पे खड़े रहे, तो फिर ज़्यादा फायदा नहीं है। तो आप कम से कम इतना कॉन्फिडेंस करें, और मैं तो बार बार बोलता हूँ कि भाई यहाँ तो कोई लड़कियाँ भी नहीं है, तो शर्म किस बात की है, बेइज्जती होगी तो सारे लड़कों के सामने होगी, कौन सा तुम लोगों को कोई टेंशन है कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, सही है। नेचुरली होता है यार, कोई लड़की बैठी है ना बंदा बोलता है इसके सामने बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, सही है, फिर बंदा आगे खामोश होता है। यहाँ पे तो ऐसा सीन ही नहीं है, सारे लौंडे लपाटे हैं, कोई मसला थोड़ी है। अजीब सर, यूनिवर्सिटी की क्लासेस में मुझे ये बात बुरी लगती है, अब वो बेइज्जती होती है ना तो हिट होती है, समझ रहे हैं, फिर बंदा फिर वो सही से पढ़ नहीं पाता, तो हम जानबूझ के रिक्वेस्ट करते थे कि वो एक लैब का ना एक ग्रुप बनाया जाए जिसमें सारे क्या लड़कियां हों, फिर बंदा उसमें फिर सही सवाल पूछता है, फिर सर से बोलता है नहीं मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि पता है सर ने बेइज्जती भी कर दी तो क्या फर्क थोड़ी पड़ता है, सारे अपने दोस्त हैं, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस थोड़ा खुद में लाएं, क्वेश्चन पूछें, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, सही है गलत है हाँ या ना कर दें, ताकि अगले बंदे को भी लगे कि भाई वो बंदा जाग रहा है, पहले ही एक तो अंधेरा है, दिखाई नहीं दे रहा किसकी आंखें खुली हैं किसकी बंद है, सही है। थोड़ा सा देखें, तो जिन बच्चों ने कहा कि ये चलेगा उनके लिए एक एडवाइस है कि थोड़ा सा अंधेरे में आंखें खोल के देखें कि ये सिंपल h1 है और उसके बीच में कोई एक स्ट्रिंग लिखा हुआ है, एक डेटा लिखा हुआ है, तो अगर ये सिंपल HTML की फाइल होती तो उसमें वो सिंपल h1 के बीच में क्या लिख देता, प्रॉप्स डॉट हेडिंग। यही रूल यहाँ भी अप्लाई होता है कि वो उसको क्या लग रहा है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, स्ट्रिंग, यानी कि एक सिंपल HTML लिख रहा हूँ, उसको पता ही नहीं कि मैंने ये वेरिएबल लिखा है, जो कि प्रॉप्स वेरिएबल कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से। तो उसको ये बताने के लिए मुझे किस में रैप करना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस में। अब इसको समझ आए, अच्छा ये मामूली स्ट्रिंग नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट है, और जावास्क्रिप्ट जब आप जावास्क्रिप्ट में पहुंच गए तो अब तो आप जावास्क्रिप्ट में बगैर कोई चीज बताए हुए लिख नहीं सकते। उसकी वजह क्या है कि आप ऊपर कुछ भी लिखते हैं, फर्ज करें आप यहाँ पे लिखते हैं तो आपके पास एरर आएगा FSD नॉट डिफाइंड। हाँ अगर आप ये चीज करते हैं तो अब वो आपको अनडिफाइंड एरर नहीं देगा, क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट को पता है क्या चीज है, स्ट्रिंग है, सही। आप शायद उसको किसी में सेव कराना भूल गए, उसको ये समझ आ रही है, लेकिन उसको पता है कि क्या चीज है, स्ट्रिंग। लेकिन अगर आप स्ट्रिंग के बाहर कोई भी चीज लिखेंगे ना, वो आपसे पूछेगा भाई क्या है,
ये वेरिएबल है, क्लास है, फंक्शन है, नंबर है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, तो इसका डिफाइन होना लाजमी है। इसी तरीके से अगर आप इसको देखेंगे तो आपने जब कर्ली ब्रेसेस लगाया तो आप किस में आ गए, जावास्क्रिप्ट में। जब आप जावास्क्रिप्ट में आए तो आपको देखेगा कि भाई प्रॉप्स कोई ना कोई वेरिएबल होगा, क्योंकि आपने लिखा है वो आप इतना भरोसा करता है यार इसने गलत थोड़ी लिखा होगा, तो वो ढूंढता है कि प्रॉप्स किधर है, उसको समझ आया अच्छा ये फंक्शन भी जो पैरामीटर है वो मेरा वेरिएबल है, प्रॉप्स है। अब उसने प्रॉप्स में क्या ढूंढेगा, वो हेडिंग। अब जरा देखते हैं ये हमारा तजुर्बा कामयाब होता है तो कामयाब हुआ और क्या लिख के आ गया, दिस इज अ हेडिंग। लेकिन वही वाली सवाल दोबारा आ गया कि ये कंपोनेंट बनाना इसके आपका प्रॉप्स देना, इसका क्या फ़ायदा हुआ। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि अगर आप इस बुक को कॉपी करें और इसको 5 दफ़ा पेस्ट करें तो यहाँ पे 5 बार क्या लिख के आ जाएगा, दिस इज अ हेडिंग। आपने देखा कि मैंने दिस इज अ हेडिंग एक दफ़ा लिखा, कंपोनेंट एक दफ़ा बनाया, सब कुछ एक दफ़ा किया, लेकिन अब मैंने जस्ट उसको क्या किया, कॉपी पेस्ट किया, तो वही चीज़ कितनी बार लिख गई, 5 बार। यही काम फॉर लूप का था हमारे पास कि हम एक ही चीज़ को बार बार लिखवाना चाह रहे थे तो हम किसका इस्तेमाल करते थे, फॉर लूप का। तो यहाँ पे भी अगर आपको रिपीटेड काम करना है तो आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपोनेंट। लेकिन अभी भी इतना मज़ा नहीं आया कि यार चलो ठीक है कॉपी पेस्ट तो कर सकते थे, लेकिन यही कॉपी पेस्ट में इस लाइन को भी तो कर सकता था। बात समझ आ रही है। लेकिन ये आपको कहते हैं कि ना सिर्फ आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं बल्कि आप इसका डेटा भी चेंज कर सकते हैं। की चेंज करेंगे तो तबाही जाएगी। अभी इस पे आते हैं, थोड़ा थोड़ा इसके साथ खेलते हैं। अब यहाँ पे मैंने सेकंड लिखा, यहाँ पे लिख देता हूँ थर्ड, और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, फोर्थ। अब आप इस चीज़ को नोट करें कि मैं किस फाइल के अंदर खड़ा हूँ और चेंजिंग कहाँ हो रही है, बुक कंपोनेंट में, क्योंकि ये डेटा किसके पास जा रहा है, बुक के पास। तो आप बुक कंपोनेंट का डेटा बदल रहे हैं किसके अंदर रह के, App.js। ये है आपका डेटा ट्रांसफर, कि आप चेंज डेटा एक तरफ कर रहे हैं, वो दूसरी जगह पे रहे। ठीक है, अब हम इसको सेव करते हैं जरा और हम वापस चलते हैं। आप देखते हैं कि एक ब्लिंक ऑफ अ सेकंड पे आपका फ्रंट एंड पे वो चीज रेप्लिकेट हो गई। अब ये क्वालिटी है आपके कंपोनेंट्स की, कि आपने कंपोनेंट एक दफा बनाया लेकिन उसके अंदर डेटा आप चेंज कर सकते हैं। अब इसको जरा आप सोचेंगे ये चीज आपने पहले कहाँ देखी है, कौन सा वाला, आपका App.js का हाँ कंपोनेंट रिलोड हुआ क्योंकि डेटा उसके अंदर चेंज हुआ। सही है। अब उसके अंदर डेटा चेंज हुआ तो वो ट्रिगर करता है उस सारे कंपोनेंट्स को जिस कंपोनेंट के अंदर डेटा चेंज होना है। नहीं, पेज रिफ्रेश नहीं होता, पता नहीं लगता, लेकिन वो बैकएंड में डेटा चेंज हो जाता है, वो एक रिफ्रेश होता है। अच्छा, हम ये देख रहे थे। अब इसका हमें देखें फायदा कैसे हो सकता है। जब हम लोगों ने CSS HTML CSS जब हम पढ़ रहे थे, जब हमने नेविगेशन बार बनाया था, तो आपने देखा था कि हमें हर नेविगेशन आइटम के लिए LI बनाना पड़ता था। पहला LI, दूसरा LI, तीसरा LI, चौथा LI, सारे LI हमें बनाने पड़ते थे। अब आप गौर करें तो ये LI जो है, यानी LI का कंपोनेंट आप एक दफा बनाएंगे और सिर्फ उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखनी है वो आप किसको पास कर देंगे, उस कंपोनेंट को। तो अब आप कंपोनेंट आपने एक दफा बनाया, उसको CSS एक दफा दी, लेकिन आप उसको जितनी दफा चाहें चला सकते हैं। बात समझ आ रही है। अभी इसका क्या फायदा है कि आपने क्योंकि कंपोनेंट एक इस्तेमाल किया, फर्ज करें आपका क्लाइंट आके बोलता है यार ये जो इसका कलर है ना बदल दो, या इसका टेक्स्ट बदल दो, इसका साइज चेंज कर दो, इसका वो बदल दो, इसका ये कर दो, तो अब आपको 5-6 LIs में चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कहाँ चेंज करने की जरूरत है, उस कंपोनेंट में। आप उस कंपोनेंट में चेंज करेंगे, सारा का सारा ये खुद ब खुद चेंज हो जाता है। और सबसे इसकी इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसका डेटा। आपने देखा ना कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एक एलिमेंट को बनाना कितना मुश्किल था, याद है। तो ये वाला जो आप देखें, ये सारे जो कंपोनेंट हैं ये खुद उसने बनाए, क्योंकि याद है कि वो जो dev root है index.html उसके में कुछ था नहीं था। तो ये सारे जो हम कंपोनेंट बन रहे हैं, ये जो हमने 1 2 3 4 दफा कंपोनेंट बनाए, इसके अंदर हमने डेटा अलग अलग दिया। इसने क्या किया है कि ये पहले बुक के अंदर गया है, उसने देखा कि आपने क्या HTML लिखी है, उस HTML के अंदर मुझे कौन सा डेटा देना है, उसने वो सारा चीज बनाई, उसको मेन आपकी जो index.html है उसके अंदर अपेंड किया, उसके बाद आपने उसको देखा। ये बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे कंपोनेंट का ये फायदा होता है, एक तो वो रेप्लिकेट हो जाता है,
आप उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, आप उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, और हर डुप्लीकेट को आप डेटा चेंज कर सकते हैं, हर डुप्लीकेट का डेटा चेंज हो सकता है। अब इसके अंदर भी जो ये काम होता है आप थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे, ये भी ऐसे नहीं होता, सही है। ये भी हमारे लिए काफ़ी नहीं है, ये भी अभी बहुत बड़ा हैसल है कि मैं हर कंपोनेंट को अलग अलग डेटा पास कर रहा हूँ, ये भी मैं नहीं करते, सही है। ऐसा इसका क्या मतलब है कि अगर मेरे पास वो कार्ड जैसे होते हैं दराज में, आपका प्रोडक्ट का कार्ड बना हुआ होता है, इसका मतलब है अगर एक पेज पे 50 कार्ड्स हैं, 50 प्रोडक्ट हैं, तो मुझे कितनी दफ़ा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा? 50 बार। तो हम ये तो नहीं करते थे। तो जावास्क्रिप्ट में हमने इसका क्या हाल निकाला था? लूप। तो इसका मतलब है यहाँ भी क्या लगेगा? बिल्कुल लूप लगेगा। तो हम बनाते हैं वार, हम इसको देते हैं लूप डेटा, हमने एक एरे बनाया, इस एरे के अंदर हम दे देते हैं A1 A2 A5, A1 A2 A3 और A5, इसको हमने सारे को मिटा लिया। ये हम किस में आ गए? जावास्क्रिप्ट में आ गया। जावास्क्रिप्ट में जब हम लोग आ गए, सॉरी, जब हम लोग जावास्क्रिप्ट में आ गए तो ये स्टूडेंट्स क्या है? वेरिएबल है। जब हम लोग जावास्क्रिप्ट में हैं तो ये वेरिएबल यहाँ भी आना चाहिए। ये इसको जावास्क्रिप्ट में मिलेगा? नहीं मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट के अंदर है और ये आपका वेरिएबल कहाँ बना हुआ है? जावास्क्रिप्ट में। एक बात को याद रखें, इसको बड़ा रट्टा मार लें, ये फंक्शन के नीचे रिटर्न के ऊपर क्या चीज होती है? जावास्क्रिप्ट। फंक्शन नाम के नीचे और रिटर्न के ऊपर, ये जो बीच वाला हिस्सा होता है ये सारा किसका होता है? जावास्क्रिप्ट। उसके बाद रिटर्न के अंदर कौन होता है? HTML। लेकिन अगर HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट चाहिए तो क्या लगाना है? ब्रैकेट लगाना है, सही है। तो फंक्शन के नाम के नीचे और रिटर्न के ऊपर क्या है? जावास्क्रिप्ट। रिटर्न में क्या है? HTML में अगर जावास्क्रिप्ट देंगे तो कर्ली ब्रैकेट। तो मैंने क्या किया है कि रिटर्न के अंदर यानी HTML मैंने क्या दे दिया है? कर्ली ब्रैकेट। तो मैं किस में आ गया हूँ? जावास्क्रिप्ट में। और ये वेरिएबल स्टूडेंट जावास्क्रिप्ट में बना हुआ है, बना हुआ है। इसका मतलब है कि ये यहाँ बना हुआ है तो ये यहाँ भी मुझे मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने लिया क्यों? आपने एक चीज पढ़ी थी, डॉट मैप। यहाँ पे कोई ऐसा है जिसको डॉट मैप का नहीं पता? कोई भी है तो बता दो। डॉट मैप को नहीं पता? आप किसी और क्लास से हैं या आपने न्यू एडमिशन लिया? इसी क्लास में थे आप? तो डॉट मैप आपने नहीं पढ़ा? ये तो खड़ा हो गया, डॉट मैप नहीं पढ़ा यार। चलो पढ़ लोगे टेंशन लो। स्टूडेंट्स डॉट मैप, सही है। जो बाकी बच्चे हैं उनको पता है मैप क्या है, मैप क्या करता है, कैसे करता है, सबको पता है। थोड़ा बहुत सिंटैक्स भूल गए होगे, कोई मसला हुई नहीं। तो डॉट मैप आपको पता है, हम लोग यहाँ पे क्या देते थे? पैरेंथेसिस। अच्छा, स्टूडेंट्स डॉट मैप, तो ये डॉट मैप क्या है? क्या ये मेथड और प्रॉपर्टी में क्या फर्क होता है? अरे मेथड जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन होता है, उसको क्या कहते हैं? सॉरी मेथड, एरे मेथड वो है जो कि एरे के ऊपर लगता है, सॉरी वो उसको एरे मेथड बोलते हैं। मैं सिर्फ मेथड की बात कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कोई आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं क्या कह मैं कह रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है?
फंक्शन, इसको हम क्या कहते हैं? मेथड कहते हैं। सही है, इतना पक्का है। अब एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक सिंपल एक स्ट्रिंग है, तो वो उस ऑब्जेक्ट की क्या है? प्रॉपर्टी। ये दो चीज सबको याद है? अच्छा, मैंने मेथड में जब भी मैं मेथड आता था, मैं तब करने के लिए पूछता था कि ये मेथड कैसे पता लगा कि ये मेथड है? किसको याद है? पहले तो मेथड है, ये हमें कैसे पता लगा? डॉट से, क्योंकि डॉट किसकी पहचान है? ऑब्जेक्ट की पहचान है। तो मुझे पता लगा कि स्टूडेंट्स क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगेन अब ये दोबारा से तंग करने की बात है। यहाँ पे स्टूडेंट क्या है? अरे, तो ये तो ऑब्जेक्ट नहीं है। एरे जो है वैसे तो हमें भी एरे दिखती है, लेकिन जहाँ से उसको क्या कंसीडर करता है? ऑब्जेक्ट। लेकिन एक खास किस्म का ऑब्जेक्ट उसको ऑब्जेक्ट क्यों कंसीडर करता है? क्योंकि आपको एरे मेथड्स भी तो देने होते हैं। तो वो क्या करता है कि वो कहता है कि ठीक है, आपका एरे है, उसके अंदर डेटा भी है, मेरे पास है, लेकिन क्योंकि आपको क्या देने हैं? एरे मेथड। उसको किस तरीके से ट्रीट करता है? ऑब्जेक्ट की तरह। तो डॉट मैप का सिंटैक्स सबको याद होगा, बहुत आसान था। मैप में क्या लिखते थे हम लोग? कॉल बैक फंक्शन। यहाँ पे क्या होता था? आइटम होता था। यार एक तो ये इसको बंद करना चाहिए। इसके अंदर हम क्या, डॉट मैप के अंदर हम लोग रिटर्न लाजमी लिखना होता था। कोई 3 एरे मेथड से मैप था, रिटर्न था और रीच था। सही है। कोई ऐसा मुझे एरे मेथड बताएं जिसके अंदर रिटर्न देना लाजमी नहीं होता? फॉर ईच। मैप के अलावा दूसरा कौन सा वो एरे मेथड जिसमें रिटर्न जरूरी है? फिल्टर और मैप, इसमें रिटर्न देना लाजमी होता है, और जो फॉर ईच होता है इसमें रिटर्न देना लाजमी नहीं होता। सही, इसको हम रिटर्न दे रहे हैं। अब हमको रिटर्न क्या दे रहे हैं? मैं कह रहा हूँ तुम रिटर्न ले लो क्या? बुक। अब बुक के अंदर मैं इसको पास कर रहा हूँ, बुक के अंदर मैंने क्या प्रॉपर्टी दी थी? हेडिंग। हेडिंग में पास कर रहा हूँ क्या? अब ये एरर क्यों आ रहा है? कर्ली ब्रैकेट। देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। आप सबसे पहले किस में थे? HTML में। आपको जावास्क्रिप्ट चाहिए थी तो आपने क्या लगाया? कर्ली ब्रेसेस। आपने जावास्क्रिप्ट लिखी, सब सही स्मूथ किया, उसके बाद आपने फिर क्या शुरू कर दी? HTML। क्या शुरू कर दी? HTML में फिर आपको क्या चाहिए था? तो आपने फिर क्या लगाया? कर्ली ब्रैकेट्स। तो कर्ली ब्रैकेट्स तब लगाते हैं जब हमें HTML से किसमें जाना होता है? जावास्क्रिप्ट। लेकिन आपने एक बात नोट की कि आपने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML डायरेक्टली आप लिख सकते हो, तब आपको कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML डायरेक्टली आएगी, लेकिन HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट कर्ली ब्रेसेस के बाद आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक डबल स्टैक है कि पहले HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML, फिर HTML के अंदर। अभी आप एक और चीज भूल रहे हैं, ये बेसिकली ये पूरी क्या है? ये पूरी जावास्क्रिप्ट है। आप सबसे पहले जावास्क्रिप्ट में थे, फिर आप HTML में आए थे, फिर आप फिर जावास्क्रिप्ट में गए, फिर आप HTML में आए, फिर आप जावास्क्रिप्ट में गए। सही है। तो आप थोड़ा सा इसके साथ झूला झूल रहे थे। तो अब ये मैंने जो बनाया है, ये क्या बनाया मैंने मैप का फंक्शन चलाया है किस पे? स्टूडेंट्स पे। और आपको मैप का फंक्शन का पता है, वो क्या करता है? लूप चलाता है। वो लूप चलाता है तब तक जब तक इसके पूरे एलिमेंट्स खत्म नहीं होते। अब इसके कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 और 5। यानी कि इस एरे की लेंथ क्या है? 5। इसका मतलब है कि ये कितनी बार चलेगा? 5 बार। ये 5 बार चलेगा, लेकिन हेडिंग में क्या पास होगा? A1 A2 A3 A4 और A5। क्योंकि मुझे पता है कि मैथ में जो मेरे पास पैरामीटर आता है वो बेसिकली एरे का आइटम होता है। तो हम जरा पीछे जाके चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। तो हमारे पास क्या लिख के आ गया? A1 A2 A3 A4 A5। लेकिन आप गौर करें, ये क्या है? ये H1 का टैग है। तो आपने बेसिकली डायनेमिकली जावास्क्रिप्ट के थ्रू आपने एक ही कंपोनेंट को कितनी दफा रन कराया? 5 बार। ना सिर्फ उसको 5 दफा रन कराया, उसके अंदर डेटा भी चेंज किया। बात समझ आ रही है?
तो ये एक्चुअली आपका क्या है, कंपोनेंट और इसके डेटा की पावर कि आपके पास एक एरे आ रही है। अब आप खुद सोचेंगे ये तो अभी 5 पे रुक गया, अगर वो एरे 1000 आइटम्स की होती, अगर वो 10,000 आइटम्स की होती, वो 1 लाख आइटम्स की होती, तो इसको तो कोई टेंशन ही नहीं, मैप तो तब तक चलेगा जब तक आपका एरे खत्म नहीं होता, और वो बार बार आपका आइटम्स गिरता रहेगा। अगर आपका थोड़ा दिमाग काम कर रहा है तो ये बिल्कुल वही तरीका है जिस तरीके से आपके कार्ड्स बनते हैं। दराज के अंदर आपके कार्ड्स देखें, आप बैठ के कोई बंदा पीछे नहीं बैठा हुआ बैठ के भाई डेव बना रहा है, उसके अंदर इमेजेस लगा रहे हैं, ये कर रहा है, वो कर रहा है, हर पेज बना के रखा हुआ, ऐसा नहीं होता। उसके अंदर क्या होता है कि रिएक्ट लगी हुई है, कंपोनेंट बना हुआ है, उस कंपोनेंट में डेटा आता है, वो कंपोनेंट शो हो जाता है। समझो, अब पीछे से डेटा चेंज होता है, यहाँ से कंपोनेंट चेंज होता है। अब कैसे? अब आप ऊपर गए, फर्ज करें सर्वर ने डेटा A3 की जगह क्या लिख दिया 345, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 345 ऑटोमेटिकली, बाकी सब वैसा का वैसा रहा, सिर्फ उसने क्या चेंज कर दिया 345। तो ये आपका बेसिकली क्या है, ये इसका एडवांटेज है कि आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ा, आपका जो डेटा चेंज हुआ उसने ऑटोमेटिकली फ्रंट एंड पे डेटा बदल दिया। बात समझ रहे हैं? इसको तभी हम लोग रिएक्ट बोलते हैं। रिएक्ट का मतलब किसी को पता है? रिएक्ट करना सही है। तो उर्दू में मुझे खुद में दिमाग में बात नहीं आ रहा कि क्या होगा इसका, वो पढ़ा टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल नॉर्मल रिएक्शन। रिएक्टिव से निकला है, रिएक्टिव से इसलिए निकला है कि आप जो भी चेंजेस डेटा में लाते हैं वो आपके फ्रंट एंड पे इसलिए हो जाते हैं। तो इसका बेसिकली रिएक्टिव है ये, किसके थ्रू? डेटा के थ्रू। क्या आप डेटा बदलें, इसका रिएक्शन होता है, रिएक्शन होगा ये डेटा को फ्रंट एंड पे बदल देगा, जिस वजह से इसको क्या नाम दिया है रिएक्टिव। ये इसके मल्टीपल तरीके होते हैं। एक तो आप यहाँ तो स्टेट बनाते हैं, उस स्टेट के अंदर आप सारे डेटा भी सेव कर सकते हैं जो कि इसी फाइल के अंदर हो सकती है। हाँ मैं उस पर आ जाऊँ। उसके लिए होता है कि आप ये काम नॉर्मली नहीं करते, ये सिर्फ तब आप करते जब आपको पता है कि ये 5 चीज़ों से ज़्यादा इस चीज़ में इसमें नहीं होंगी, तो आप इसी के अंदर एरे बना के सब कुछ देख सकते हैं। दूसरा इसका यही तरीका है कि आप किसी और फाइल के अंदर सारे डेटा लिखें और उसको इस पर इम्पोर्ट कराएं और उसको इस्तेमाल करें, लेकिन वो भी मसला है कि आपको वो फाइल के अंदर बार बदलाव करना पड़ेगा, उसको दोबारा से बिल्ड करना पड़ेगा, दोबारा से उसको चलाना पड़ेगा, तो एक हैसल है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें क्या इस्तेमाल कर लेते हैं API। सर्वर API होती है, सर्वर डेटाबेस से डेटा मांगता है, डेटाबेस से डेटा चेंज हुआ, API ने डेटा चेंज किया, यहाँ पर ऑटोमेटिकली डेटा बदल गया। आपको फ्रंट एंड में कुछ भी चीज़ करने की जरूरत नहीं है, आपका फ्रंट एंड चलता रहता है। जिन बच्चों को अभी 2 मिनट वाली बात समझ में नहीं है, टेंशन ना लें, जब आप लोग नोट पढ़ लेंगे तो यही वाली बात आपको मैं रिपीट करूँगा, फिर इंशाल्लाह आपके बात समझ आ जाएगी। बात समझ आ रही है? तो मुझे पता है मैं कभी भी थोड़ा तेज़ बोलता हूँ, ठीक है, तो मेरी थोड़ी स्पीड कभी ज़्यादा स्पीड आगे बढ़ जाती है, तो कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझे बोल दिया करें कि आप बहुत तेज़ चले गए, ठीक है, तो हम उसको रिपीट कर लेंगे। वैसे आज टाइम ज़्यादा हो गया, खैर इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा हो गई है।